Hello everyone. In our last class we have completed our topic permutation. Permutation हमारा complete हो गया था. Now today we are starting our new topic, that is combination. Combinations. Now the very first thing that comes in mind कि permutation पढ़ने के बाद में combination के question लगभग similar से ही लगते हैं. तो differentiate कैसे करेंगे? How to differentiate the two? We will take an example and on the basis of example we will see how these two things are different. कैसे अलग है? क्योंकि देखो बेटा, सबसे पहले कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन और परम्यूटेशन में क्वेश्चन लगभग सिमिलर से ही मिलेंगे आपको, और दोनों में ही फॉर्मूला भी लगभग सिमिलर सा ही लगता है, थोड़ा बहुत चेंज है. लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जहां परम्यूटेशन लग रहा है वहां कॉम्बिनेशन लगा दो और जहां कॉम्बिनेशन लग रहा है वहां परम्यूटेशन लगा दो. तो सबसे पहला टास्क एक बच्चे के लिए क्या बन जाता है, ये आइडेंटिफाई करना कि परम्यूटेशन कहां लगेगा और कॉम्बिनेशन कहां लगेगा. वी विल टेक एन एग्जांपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जांपल यू विल बी एबल टू जज कि कहां पे हमें कॉम्बिनेशन लगाना है और कहां पे परम्यूटेशन. If there are 4 objects and we need to select 2 out of the same, कितनी ऑब्जेक्ट्स है? 4. ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? A, B, C और D. तो इसका मतलब अगर मैं परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो n की वैल्यू कितनी है और R की वैल्यू कितनी है? 2. और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? NPR is equal to 4P2 and the value will be, कैलकुलेट करेंगे तो हमें 12 वैल्यू मिलेगी. अब ये हमारा परम्यूटेशन है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको कर सकते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो अब हम कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करते हैं. परम्यूटेशन तो मेरा किया हुआ है, इसलिए मैंने आराम से फॉर्मूला से उसको निकाल दिया कि 4 चीजों में से 2 चीज सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज. व्हाट वी से दिस इज, ये क्या चीज बोलते हैं हम इसको? नंबर ऑफ वेज. लेकिन हम पूरा क्वेश्चन अगर ढंग से देखते हैं, अगर पूरा अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है अरेंजमेंट. क्या लिखा रहता है? अरेंजमेंट. तो हम क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4. 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के मेरे तरीके हैं कितने? 12. ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन इन द क्लास. जितनी पीछे की क्लासेस है वो सारी परम्यूटेशन से रिलेटेड थी. आज की क्लास में हम नया स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अगर समझ में आ गया ना तो कंपैरेटिवली बहुत आसान है अगर देखा जाए तो, क्योंकि परम्यूटेशन में दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, कॉम्बिनेशन में उतना हमें नहीं लगाना. क्योंकि परम्यूटेशन जो लोग कर चुके हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस वो डिफरेंस वाली चीज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. तो अब मेरे को ABCD 4 चीजों को बोला कॉम्बिनेशन में बताना है. क्या करना है? कॉम्बिनेशन में. तो अब क्वेश्चन क्या बोलेगा मुझे? व्हाट द क्वेश्चन विल आस्क मी, क्या पूछेगा? तो अब ये बोलेगा नंबर ऑफ वेज of selecting 2 objects out of 4. 4 में से 2 चीजें चुनने के तरीके क्या होंगे? पहली बात तो वर्ड ही बदल गया बेटा, वहां क्या था और यहां क्या हो गया? तो वर्ड अलग हो गया ना, चेंज हो गया. वहां मुझे अरेंज करना था, यहां मुझे क्या करना है? सिलेक्ट करना है. अब ये सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? यस, अब देखो मैं बताता हूं. अब देखो, सिलेक्ट करना है 2 चीजों को, कितने में से? 4 में से. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ए. हम ए से शुरू करेंगे. तो आप ए के साथ में क्या क्या ले सकते हो बेटा? बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं. तो पहले वही लिख दो, ए बी, A, C or A, D. 3 objects are already there. Now we will start with B.
बी के साथ हम लेना शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे बी के साथ ए ले ले, ऑलरेडी ए बी आ चुका है, ऑलरेडी ए बी आ चुका है, तो हम नहीं लेंगे। हम कहां से शुरू करेंगे? बी के साथ सी और बी के साथ डी, तो बी सी और बी डी। नाउ सी के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, सी डी। ये मेरे टोटल क्या है? कॉम्बिनेशंस है, ये मेरे कॉम्बिनेशंस है। अगर मैं परम्यूटेशन में गया होता तो मेरे परम्यूटेशन ये कितने बनते? अब देखो परम्यूटेशन में अगर हम देख रहे हैं तो 12 बनते ना, तो 12 क्या हो जाते? बनते कि नहीं बनते बेटा? अगर मैं 12 बोलूं तो वो क्या थे? परम्यूटेशन। और अगर मैंने सिर्फ 6 लिए हैं तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब एक चीज मुझे समझ में आई कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर ऑफ थिंग्स मैटर नहीं करता है। मतलब ए बी और बी ए एक ही काउंट होंगे, दो अलग अलग चीजें नहीं मानी जाएगी। क्या बोला मैंने? एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूं कि कॉम्बिनेशन जब भी बनाएंगे तो ऑर्डर ऑफ थिंग्स डज नॉट मैटर, वी विल कंसिडर दोज थिंग्स एज सेम। जैसे ए बी और बी ए दो अलग अलग चीजें नहीं मानी जाएगी, यहां पे सेम ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा। तो इसीलिए मेरे को कॉम्बिनेशन में ऑर्डर ऑफ थिंग्स पे फोकस नहीं करना। तो ये चीज हम क्या बोल सकते हैं यहां पे? ऑर्डर ऑफ थिंग्स डज नॉट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ए बी और बी ए ये दोनों क्या माने जाएंगे? सेम मान लिए जाएंगे। दैट मीन्स इसमें मेरे को क्या तरीके मिलेंगे? सिर्फ 6। इसमें मेरे को कितने तरीके मिलेंगे? 6। आधे आधे नहीं हो हमेशा, जैसे ये तो चलो 12 का 6 हो गया, लेकिन कभी कभी ये कम ही होगा, ये तो कंफर्म है। ये तरीके क्या होंगे? कम होंगे एज कंपेयर टू परम्यूटेशन। अब ये आ गई ये इतनी बात की फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। अब ये ऑर्डर से फर्क क्यों नहीं पड़ता वो भी तो समझना जरूरी है। वाई ऑर्डर का इतना क्या ऐसी चीज है जिसमें ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता? हम एक क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं परम्यूटेशन में, उसी के बेसिस पे हम समझेंगे कि वाई कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर से और हमारे तरीके अलग हो जाते हैं। अब देखना, हमने ये समझ लिया, हमें समझ में आ गया कि अगर किसी चीज में अरेंजमेंट करना हो तो हमें क्या करना है? परम्यूटेशन करना है। और अगर किसी चीज में सिलेक्शन करना है तो हमें क्या करना है? कॉम्बिनेशन। और एक चीज और हमने साथ में दिमाग में लाई कि सिलेक्शन के टाइम पे ऑर्डर ऑफ थिंग्स डज नॉट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन है। 3 members are to be nominated out of 10 people for the post of secretary, manager, and treasurer. In how many ways it can be done? क्वेश्चन देखते हैं, वापस से समझते हैं। क्वेश्चन देखो, वापस से समझने की कोशिश करो। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, 3 members are to be selected for the post of secretary, manager and treasurer. क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहां 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। कितने में से सिलेक्ट करना है बेटा? सॉरी, 3 लोगों को लेना है। नंबर ऑफ वेज बताने कि कैसे ले सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। 3 लोगों को क्या बनाना है? सेक्रेटरी, मैनेजर और ट्रेजरर। और कितने तरीके से ये काम हो सकता है? हम क्या यहां पे कॉम्बिनेशन लगाए हैं? परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन लगा दे, परम्यूटेशन लगाना चाहिए, कॉम्बिनेशन? पहले सोचो, दिमाग लगाओ इस चीज पे।
हाँ, हमें 3 लोग लेने हैं 10 में से, और उनमें से तीनों में से किसी को बनाना है सेक्रेटरी, किसी को मैनेजर, किसी को ट्रेजरर। सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट कर लिए तो कॉम्बिनेशन हो गया ना। हाँ, वेरी गुड। अरेंजमेंट करना है बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ थिंग्स मैटर। कोई एक सेक्रेटरी बनेगा, कोई एक बनेगा ट्रेजरर, कोई एक मैनेजर, हर किसी को तो कुछ नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी है, 3 को चुन के अरेंज करना है। आप लोगों ने बाद में क्या बोला? कॉम्बिनेशन। पहले शुरू में दिस इज द काइंड ऑफ, अरे बेटा कॉम्बिनेशन थोड़ी ना लिया, पर दोनों क्यों बोल रहे हो? कॉम्बिनेशन में तो आंसर फिर वही आएगा ना, कॉम्बिनेशन वाला। व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेक कि लेना तो है, पर ऑर्डर भी मैटर कर रहा है ना यहाँ पे। जिसको लिया उसको सबको थोड़ी ना सेक्रेटरी बना देना है, नहीं ना। जिसको सेलेक्ट किया उसमें से कोई सेक्रेटरी बनेगा, कोई क्या बनेगा? मैनेजर बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा। तो व्हाट वी से कि यहां पे मुझे क्या देखना था? अरेंजमेंट देखना था, क्योंकि जो भी लोग यहां लिए जा रहे हैं उनमें से सारे सेम पोजीशन पे नहीं हो सकते। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ थिंग मैटर, ये मैटर करता है कि किस ऑर्डर पे रहेगा वो इंसान, पोजीशन अलग अलग है। तो आंसर क्या होगा? 10p3। तो आंसर क्या आएगा? 720। 720 क्यों बेटा? क्योंकि 10 इंटू 9 इंटू 8 यही रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 720। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें आपको सब समझ में आ चुका है, क्योंकि परम्यूटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंफ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि अब मैंने क्या बता दिया, साथ में कॉम्बिनेशन भी बता दिया। अब बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा, देन यू विल चेक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहां पे। अब देखो, अब मैं इसी क्वेश्चन को वापस से लिखता हूं अलग तरीके से। 3 members are to be selected for making a committee out of 10 people. In how many ways it can be done? Now tell me what you will do. Why? नहीं, सेलेक्ट तो करना है, वो तो चीज समझ में आ गई, क्योंकि आई हैव रिटन इन द क्वेश्चन सिलेक्शन। बट व्हाई नॉट अरेंजमेंट हियर? यहां पे अरेंजमेंट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अरेंजमेंट? हाँ, कमिटी बनानी है। कमिटी में हमें पोजीशन बताई, हायर या लोअर? बोला नहीं ना। तो मतलब कोई कुछ भी बने, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस वो 3 लोग चुन के निकालने उसमें से। अरेंजमेंट है क्या यहाँ पे कि किसी को सेक्रेटरी बनाना है, किसी को ट्रेजरर, किसी को मैनेजर? कुछ भी नहीं बोलाना है ऐसा। इसका मतलब प्योरली क्या है? सिर्फ सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिलेक्शन। तो इसीलिए मेरे को पता चल गया कि इसमें सिर्फ क्या करना है? सिलेक्शन, नो अरेंजमेंट। यहां अरेंजमेंट नहीं है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो अब की बार NPR नहीं होगा, अब की बार क्या होगा? NCR, और वो क्या होगा? 10CR। अब हमने फॉर्मूला तो अभी पढ़ा ही नहीं है, सॉरी 10C3। फॉर्मूला तो अभी पढ़ा नहीं, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है अब वो देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ फर्क पढ़ा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि डिफरेंस क्या है, कब कॉम्बिनेशन और कब परम्यूटेशन है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला देखना है, और फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। देखो बेटा, हम डिफरेंशिएट करके ही पढ़ेंगे, हर चीज को डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे, कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। अब देखो, पहले हम लिख लेते हैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारा। यही होता था, यही है ना परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब हम पढ़ते हैं इसी के
साथ बनाते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। पी की जगह क्या रख देना है, आर। सेम इसी चीज को लिख दो और साथ में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आर भी आ जाएगा। आगे लिखो पीछे लिखो, बात एक ही है। फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, ये इसमें भी था, और साथ में एक आ गया फैक्टोरियल आर। बस यही तो चेंज हुआ, नथिंग मोर देन दैट, कुछ भी ज्यादा नहीं। अब इसको निकाल के दिखाएंगे 10C3 को, क्या आएगी वैल्यू, 240। देखो एक बार बेटा 10C3 की वैल्यू निकाल के देखो, व्हाट इज द आंसर। फिर एक और तरीका बताऊंगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10C3। जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करें और पता लगाएं कि क्या आएगा आंसर। देखो क्या होगा, 10, 7 और 3। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू। $120. Your answer is 120 and this is correct. But there is another way. अगर आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें मिले और कभी मान लो ऐसा हो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम भूल गए, तो रिलेट करके फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बेटा, व्हाट इज दिस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो चीज है ये क्या है, एनपीआर। ये चीज एनपीआर है ना, इस चीज को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये सीधे सीधे क्या है, एनपीआर। तो मैं क्या लिख दूं, एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। तो अगर आपका परम्यूटेशन का आंसर आ चुका है तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, उसको फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दो। अगर आपका परम्यूटेशन का आंसर आ गया तो आप फैक्टोरियल आर से उसको डिवाइड कर दो। परम्यूटेशन का मेरा आंसर क्या था, 720। 720 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, दैट विल बी 6। तो वैल्यू तब भी क्या आएगी, 120। तो आप चाहें तो परम्यूटेशन निकाल के उसको फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है वो देखते हैं। अगर आपने ये लिख दिया एनसीआर, जैसे कोई भी नंबर्स के लिए आपने लिख दिया और आपने मान लो एनपीआर भी कैलकुलेट नहीं किया, तो हम डायरेक्ट कैसे करें, फिर इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसको देख लेते हैं पहले। ये चीज समझ में आ गई, रिलेट करके समझ में आ गया कि कैसे हमने इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना लिया है। अब देखो इधर की साइड में आना और कोई भी वैल्यूज लेना और उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 4C2। अब ये भी वैसे हम आंसर निकाल चुके, पर ये मत सोचना आंसर निकाल लिया तो हम करके नहीं देख सकते। हाउ टू डू दिस थिंग, कैसे करेंगे, देखो पहले इसको अज्यूम करो 4P2। 4P2 अज्यूम करोगे, माइंड में करने की कोशिश करो। 4P2 तो 2 तो हट जाएगा, 2 तक तो हट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 4 into 3 और नीचे क्या आएगा, आर के लेना है ना, तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या रहती है, 2। 2 से ये कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा, 6। कोई भी वैल्यूज के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कोई भी वैल्यू के लिए आप ऐसा कर सकते हो। बस अज्यूम क्या करना है, जो भी ये वैल्यूज है ना उसमें से 2 माइनस कर देना और बाकी की वैल्यूज यहां पे लिख देना मल्टीप्लाई में, और नीचे इसका क्या कर देना, फैक्टोरियल कर देना। फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, यहां तो 2 था तो 2 ही रहेगा, अगर 3 होता तो क्या आता, 3 into 2 आता। ठीक है, अब मैं दूसरे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसी तरीके से करेंगे, साथ साथ करेंगे। ठीक है, अब मैंने लिखा 5C2। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, 5 into 4 into 3 upon 2। तो आंसर क्या आया, 30। ठीक है, 30 आया। इस बार भी नीचे फैक्टोरियल 2 था तो वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब एक और लेते हैं जिसमें नीचे के फैक्टोरियल की वैल्यू भी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि हमें और कैसे आएगा 20, 30 तो आएगा बेटा। 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। तो 5 4 3, फिर उसके बाद नीचे 2 से डिवाइड। भाई आप अगर
नहीं नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैंडेटरी रूल नहीं है कि आप इसी तरीके से करें। यू कैन डू बाय दैट फॉर्मूला ऑल्सो, जो यहां पे दिया हुआ है, ये अभी जो फॉर्मूला पढ़ा उससे कर लो, उसी से कर लेते हैं। 5c2 की वैल्यू 5c2 कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल n कितना है बेटा? ये कितना आएगा? कितना आएगा ये? 5 माइनस 2। फिर ये कितना आएगा? फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व करो। 5 4 3 2 1, यहां पे क्या आएगा? 3 2, और यहां पे क्या रहेगा? 2 और 1। 3 2 से 3 2 कट गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा n माइनस आर फैक्टोरियल 3, आंसर कितना आ रहा है? 10, और उससे डायरेक्ट करने से आंसर क्या आ रहा है? 30। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना अलग आंसर कैसे आ सकता है? 5, अच्छा पहले 5pr की वैल्यू निकालो। 5pr की वैल्यू निकालो। हाँ, और अपॉन में करेंगे 2 तो हाँ, तो 10 ही आना चाहिए, फिर हमारा वहां गलत कैसे आ रहा है? ओके सॉरी, गलती का रीजन ये है कि यहाँ 3 नहीं आएगा ना, 5 और 4 ही आएगा ना। 10, क्योंकि 5 में से 2 हटाया तो कितना बचा? 3, तो फैक्टोरियल 3 तो माइनस कर दिया ना, तो 5 इंटू 4, तो आपका आंसर तो 20 आ रहा था। तो आंसर क्या आएगा? 10। अब देखो, जिस भी तरीके से करो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू डू द सेम, बट आपको समझ में आना चाहिए। चाहे आप परम्यूटेशन निकाल के डिवाइड कर दो फैक्टोरियल आर से, या फिर क्या करो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला आपको दिया है वो लगा दो। बस करना इसी तरीके से कि और आंसर इज करेक्ट। 100% एक्यूरेसी के साथ जो चीज हो जाए उसी पे फोकस करना। तो अगर आपको ये वाला तरीका बेटर लगता है, इससे कर लो, और अगर डायरेक्टली आप परम्यूटेशन से डिवाइड करके करना चाहते हो फैक्टोरियल से, आर से, तो वैसे कर लो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। 2 ways are there and both the ways are already done for you। अब देखो, इसकी जो डेफिनेशन यहां पे दी गई है आपकी बुक में, एक बार वो भी दिखा देता हूं और फॉर्मूला भी बता देता हूं कि यहां पे कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले ये क्या चीज बोलता है कि मुझे क्या करना है? सिलेक्शन, और यहां पे ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन और अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तभी हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है? इफ आई हैव टू सेलेक्ट n नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम एनी नंबर, किसी में से भी, जैसे r हम लेते तो r थिंग्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम n, जहां ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, तो उस जगह पे हम क्या निकालेंगे? कॉम्बिनेशन निकालेंगे। अब यहां पे डायरेक्टली आ जाते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला इन्होंने जो हमने लिख रखा है उसी को यहां पे लिख रखा है, बस फैक्टोरियल आर इन्होंने आगे लिखा है। यस, फैक्टोरियल आर इन्होंने क्या लिख दिया है? आगे लिख दिया है। बस इतना सा डिफरेंस है, हमने फैक्टोरियल आर बाद में लिखा है, इन्होंने पहले लिख दिया है। अब देखो, दो चीज जो और समझनी है वो देखना यहां पे। अब सबसे पहले हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उस चीज को समझते हैं। इफ आई हैव 5 थिंग्स, 5 चीजें हैं मेरे पास में, 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो से आई हैव P Q R S T, दीज आर 5 थिंग्स। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन इज टोटली डिफरेंट, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगा, उसमें परम्यूटेशन बीच में नहीं लाना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे हम परम्यूटेशन में भी कर रहे थे चीजें, तो वैसी ही चीजें यहां पे कर रहे हैं, सेलेक्ट ही कर रहे हैं ना वहां पे, बस अरेंजमेंट नहीं है यहां पे, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो अब यहां पे मैंने अगर बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting
1 आउट ऑफ 5, 5 में से एक चुनना है तो तरीका कितना होगा? आप फॉर्मूला मत लगाओ, कुछ मत सोचो, मुझे बताओ PQRST 5 चीजों में से कोई एक लेनी है, कितने तरीके हो सकते हैं सिलेक्शन के? 5 में से एक चीज लेनी है तो कितने तरीके हो सकते हैं सिलेक्शन के? ईदर यू विल टेक P और Q और R और S और T, मतलब टोटल तरीके भी कितने? 5 ही हुए ना भाई। 5 चीजें हैं, उनमें से 5 ही लेनी है, 5 चीजों में से 5 ही लेनी है, तो कितने तरीके हुए? 5 बेटा ओनली। करो, फॉर्मूला लगाओ, 5C1 करो। इसको हम लिखेंगे कैसे? 5C1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करके बताओ, फॉर्मूला लगाओ। अब आप 5 ही आएगी ना। तो अगर किसी दी गई चीजों में से मुझे सिलेक्शन पूछे कि एक चीज चुननी है, तो वो तरीके कितने हो जाएंगे? जितनी वो ऑब्जेक्ट्स है उतने के उतने। क्या बोला मैंने? अगर किसी दी गई चीज में से एक चीज सेलेक्ट करनी है, जितनी नंबर ऑफ थिंग्स है उसमें से सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है, तो तरीके कितने होंगे? जितनी वो चीजें हैं उतने के उतने। क्या बोला मैंने? वापस से हम रिपीट करते हैं कि अगर n नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन एंड आई नीड टू सेलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ दैट, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? n। नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? n। तो यहां 5 चीजों में से एक चुननी थी, तो तरीके कितने हो गए? 5। कितने तरीके हो गए? 5। समझ आ गई चीज? ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब देखते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 आउट ऑफ 5। आप बोलो व्हाट विल बी द आंसर। दिमाग मत, फॉर्मूला पे नहीं, सिर्फ सोचने पे। अगर मुझे 5 चीजों में से पांचों ही चुननी है तो क्या? 1 सारे ले लो। चुनना क्या फिर? देयर इज ओनली वन वे, एक ही तो तरीका है। किसी को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, सबको लेना है, तो देयर इज ओनली वन वे, तो द आंसर विल बी 1। आंसर क्या हो गया? 1। अगर जितनी चीजें दी गई उतनी की उतनी ही सेलेक्ट करनी है, तो उसका तरीका कितना होगा? ओनली 1। एक ही तरीका है बस, और कोई तरीका वहां पे अवेलेबल नहीं है। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब और एक चीज देखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 आउट ऑफ 5। अगर मुझे 5 में से कुछ भी नहीं चुनना है, 0 चुनना है, मतलब एक को भी लेना नहीं है, तो तरीके कितने? सोचो वापस से। अगर मुझे 5 ऑब्जेक्ट में से एक भी नहीं चुनना है, नथिंग, तो कितने तरीके? एक भी नहीं चुनना, तो नहीं चुनना इज 1 टास्क, नहीं चुनना इज ओनली 1 टास्क, तो तरीके कितने? 1। हेयर ऑल्सो यू हैव, क्योंकि 0 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, 0 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो व्हाट यू आर अज्यूमिंग कि अगर मुझे, अब सपोज करो यू आर 6 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ऑनलाइन जितने भी मिला लो, चलो हम मान लेते 50 लोगों में से आपको कहा जाए 50 लोगों में से किसी को भी मत चुनो, तो आपका वो टास्क हुआ ना कि किसी को भी नहीं लेना, तो दैट इज ओनली 1 टास्क। उसकी वैल्यू कितनी हुई? 1। तो इसका मतलब किसी भी चीज में से 5 में से 5 पूरे लेना या किसी को भी नहीं लेना, उसके तरीके कितने हो गए? एक ही वे रहेगा, एक ही सिलेक्शन रहेगा। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे, यू कैन नोट दिस थिंग, इसको नोट कर लो ताकि आपको ध्यान रह जाए ये चीज। शुरू वाला भी नोट किया नहीं होगा आपने? हाँ, तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी करना तो था ही नोट कि फॉर्मूला प्लस उसको परम्यूटेशन से रिलेट कैसे करना है।
अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting everything and nothing out of n objects is equal to 1। चाहे सारी चीजें चुनो, चाहे कोई एक चीज चुनो, एक भी मत चुनो मतलब, तो उसके तरीके क्या होंगे, 1 ही होंगे। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, NC1 इज इक्वल टू कितना लिखूं, 1, और NC0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वी कैन यूज दिस थिंग डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि इसको आप प्रॉपरली लिखें अपने पास में एक इस तरह से, ताकि आप एग्जाम टाइम में भी इसी चीज को देख के जा सके। आपको बुक रेफर करने की फिर नीड नहीं रहेगी, आप इसको एज इट इज ध्यान रख सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल में 5 ले लिया, बेटा यहां पे 5 नहीं आएगा ना, पर एक और चीज आप यहां लिख सकते हो, NC1 इज इक्वल टू क्या होगा, N, ये भी आप लिख सकते हो। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से 1 को चूज करने के तरीके कितने, n नंबर ऑफ चीजों में से n को चूज करने का तरीका कितना, 1, और n नंबर ऑफ चीजों में से कुछ भी नहीं चुनने का तरीका भी क्या, 1। ये 3 चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। डन। डन। ये भी आपको नोट करना है, फॉर्मूला ये वाला और इसका ये वाला वर्जन, कि आप NPR अपॉन फैक्टोरियल R भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये भी अगर आपने नहीं नोट किया है तो यू कैन नोट इट डाउन कि NCR इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाला, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NPR अपॉन में क्या कर दिया, फैक्टोरियल R। तो डायरेक्टली आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन में परम्यूटेशन आपने निकाल लिया तो डायरेक्टली फैक्टोरियल R से डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन में दोनों चीजें आप पॉसिबल कर सकते हो, दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। ये चीजें यहां पे भी बताई हुई है, आपने ये ऑलरेडी लिख ली है। अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से, हाउ टू सॉल्व द कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस। अब देख यहां क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से पत्ते चुनने का तरीका। पोकर हैंड्स मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पोकर हैंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स in a pack of 52 playing cards। बोलो,
ये एग्जाम्पल भी था, ये ऊपर भी लिखा हुआ था, पोकर हैंड्स मतलब 5-5 पत्ते चुनना, 5-5 पत्ते निकालने हैं। लेकिन इन्होंने बोला पहले ही आना चाहिए बाद में ही आना चाहिए, नहीं बोला ना। इसका मतलब आपको डायरेक्टली क्या करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, सिलेक्शन। तो क्या करेंगे, 52C5 और वैल्यू बताओ, 52C5। 52 पत्ते ताश की गड्डी में होते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स में यू हैव 52 कार्ड्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट डिफरेंट पोकर एंड्स, और पोकर एंड्स मींस 5 कार्ड्स एट अ टाइम। तो 5 कार्ड्स इफ चोजन एट अ टाइम, लेकिन ऐसा नहीं बोला पहले ये निकालो या बाद में ये निकालो, कोई से भी 5 हो सकते हैं। तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड आउट कॉम्बिनेशन नॉट परम्यूटेशन। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 52C5 की। You need to calculate the value of 52C5. C5। अब देखो सबसे पहले हम, हाँ इतना ही है आंसर, वही है। क्यों देखते हैं। देखो 52C5, हाउ टू राइट दिस थिंग, कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करें तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यही लगाएंगे बेटा फॉर्मूला, 52P5 अपॉन फैक्टोरियल 5। 52P5 को क्या लिख सकते हैं, 52P5 को कैसे लिखेंगे, कहां तक जाएंगे, 48 तक। फिर 48 तक जाने के पीछे का रीजन क्या है वो देखो, 52 में से 5 गए तो कितना बचा, 47। तो मतलब 47 तक का नहीं लेना, उससे पहले पहले के लेने हैं, ठीक है। तो 47 तक के नहीं लेने, तो हमने क्या लिख दिया, 52, 51, 50, 49 और 48, और नीचे अपना फैक्टोरियल 5 है, तो 5, 4, 3, 2 और 1, इस तरह से। नाउ आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो और आंसर आपका सही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंसर विल बी करेक्ट। नहीं नहीं, अब वापस से रिकैलकुलेट करो बेटा। क्या आंसर है बताओ एक बार। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा बच्चा बता देगा। हटाते क्यों आप इतनी जल्दी, कैलकुलेटर में रखा करो ना वो वैल्यू। हाँ, व्हाट इज द आंसर। हाँ सागर, टू 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट अस चेक, 2598960, ये सेम वही आंसर है। आपको बस कैलकुलेशन पे बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। आप कैलकुलेटर का यूज सही से करें। कई बार क्या होता है हम जल्दी में कोई एक डिजिट स्किप कर देते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे भी गलती हो जाती है। तो एक ही बार में सही करना है, क्योंकि कैलकुलेटर में इफ यू आर डूइंग इट 2 टाइम्स इट विल टेक मोर टाइम।
ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इट वुड बी बेटर पहली बार में थोड़ा सा ध्यान से कर लें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करें तो आराम से हो जाएगा, आंसर सही आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट दे हैव गिवन अस, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन समझते हो ना, जैसे हम ग्राफ बनाते बेटा, तो ग्राफ में हमारे पास पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, तो ये बोल रहा है कि 8 पॉइंट में से 8 पॉइंट्स है प्लेन पे, एस उसका क्या है, कलेक्शन है। 8 पॉइंट्स एक प्लेन में है, एस उसका एक कलेक्शन है, विद नो 3 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन, जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। मतलब कि एस एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जो टोटल पॉइंट्स कितने बेटा 8 है, और उनमें से 8 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं आने चाहिए, कोई भी 3 पॉइंट एक साथ स्ट्रेट लाइन पे नहीं आने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव पॉइंट्स ऑफ एस एज वर्टिसेस। अब तुम्हें वो ट्राइंगल के नंबर्स बताने हैं जिनका एस कहीं ना कहीं एक वर्टिसेस में बन जाएगा। अब ये इतनी सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों ला दी, ऐसा लग रहा है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, यहां क्यों पूछा गया। बट बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मत रिलेट करो, आप सिंपली इतना देखो, 8 पॉइंट में से 3 मेरे एक साथ लाइन में नहीं आने चाहिए, ऐसा सिलेक्शन मुझे कुछ करना है। अब 3 लाइन में नहीं आने चाहिए, प्लस ये कह रहा है मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव पॉइंट्स ऑफ एस एज वर्टिसेस। ऐसे ट्राइंगल बनाने हैं जिनमें एस क्या बन जाए, वर्टिसेस बन जाए। अब उस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं। आप देखो ट्राइंगल कैसे बनता है, कितने पॉइंट चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए, 3। 8 में से किसी भी 3 से बन जाएगा ट्राइंगल, बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताओ। 8 में से कोई से भी 3, इससे मैटर करेगा कौन सा पहले आए कौन सा बाद में आए। तो परम्यूटेशन करूं कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ये सोच के देखो ना, मुझे ये थोड़ी ना बोला ये पॉइंट पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए। हाँ, तो यू नीड टू डू 8C3। अब वैल्यू कैलकुलेट करो 56। हाँ, बाकी बच्चे करके देखो एक बार। 8C3 क्या हुआ, क्वेश्चन में गिवन है 8 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ट्रायंगल बनाना है मुझे। ट्रायंगल कितने पॉइंट से बनता है बेटा, 3 पॉइंट से। कोई से भी ले सकते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। सो कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं 8C3, वैल्यू इज 8P3 अपॉन फैक्टोरियल 3। आंसर इज 56। डन बाय एवरीवन, समझ में आ गया। क्या उस लाइन से कोई फर्क पड़ा कि स्ट्रेट लाइन पे नहीं आने चाहिए, या हमें क्यों पढ़ना था। अब कोई बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिमाग लगाने लग जाए कि ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, लाइन पे होंगे नहीं होंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नथिंग मैटर्स। आपको क्या करना है, खाली ये देखना है कि मुझे तो 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 3 सेलेक्ट करने के तरीके कितने थे, 56 ओनली। बाकी चीजें भूल जाओ कि इसने क्या लिखा है। तो यहां पे मेरे लिए ये लाइन बेटा इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि कोई से भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं आने चाहिए। ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है आपको। हमारे को सिर्फ आगे का देखना है कि ट्रायंगल बनाने तो 3 पॉइंट से बनेंगे, बस वो देख लो। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ